हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की सीरीज में हम आज धारा 6 पढ़ेंगे। अभी तक हमने धारा 5 तक पढ़ लिया था, आज हम धारा 6 पढ़ेंगे। धारा 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए होना, इसके बारे में बताता है। खंड 1 इसका देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को, यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर, या यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर, या यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसकी 18 वर्ष आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 मास के भीतर स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। खंड 2 बताता है कि यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति का उसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित अंतरण करने में असमर्थ रहेगा तो वह कारावास, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक से कम का नहीं होगा किंतु 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। खंड 3 बताता है कि जहां उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। तो धारा 6 में हमने क्या देखा कि इसके अंतर्गत दहेज से प्राप्त संपत्ति या धन का उपयोग पत्नी या उसके वारिसों के हित में किया जाएगा तथा अंतरित किए जाने तक पति या उसके माता पिता उस संपत्ति को न्यासी या ट्रस्टी के रूप में धारण करेंगे। यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारण से अन्यथा हो जाती है या किसी अन्य कारण से हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दहेज से संबंधित संपत्ति संतान को अंतरित की जाएगी तथा संतान न होने की स्थिति में माता पिता को अंतरित की जाएगी। यदि परिसीमा काल के भीतर अंतरण करने पर असमर्थ रहने पर न्यूनतम 6 मास से अधिकतम जो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने का जो 5,000 रुपये तक का से लेके 10,000 रुपये तक का होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 6 में बताया गया है। परंतु हम बता ही चुके हैं कि अगर स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो जाती है और प्राकृतिक कारण से अन्यथा हो जाती है तो वहाँ पे ऐसी संपत्ति उसके संतान को अंतरित की जाएगी या उसके माता पिता को अंतरित कर दी जाएगी। अगर संतान नहीं है तो ऐसी संतान को तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में वो संपत्ति धारण की जाएगी। 3 का बताता है कि जहां उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन उसके सिद्ध दोष ठहराए जाने के पूर्व ऐसी संपत्ति का उसके लिए हकदार स्त्री को या यथास्थिति उसके वारिसों माता पिता संतान को अंतरण नहीं किया गया, वहाँ न्यायालय उपधारा के अधीन दंड अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा या निर्देश देगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी संपत्ति का यथास्थिति ऐसी स्त्री या उसके वारिस माता पिता या संतान को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए अंतरित करे, और यदि ऐसा व्यक्ति अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की जाएगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो और उसका यथास्थिति उस स्त्री या वारिस माता पिता संतान को संदाय किया जाएगा। इस धारा की कोई बात धारा 3 या 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वसूली की जाएगी इसका प्रभाव धारा 3 और 4 जो हमने दहेज लेने और दहेज देने के लिए दंड के बारे में बताया था उस पर कोई प्रभाव नहीं डाले। धारा 7 पर हम आते हैं। धारा 7 अपराधों का संज्ञान बताता है। ये कहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध के गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा ऐसे किए गए परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।
अर्थात धारा 7 का तात्पर्य हुआ कि इसके अंतर्गत जो विचारण होगा वो या तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न था महानगर मजिस्ट्रेट, तो जो महानगर क्षेत्र होते हैं वहाँ पे महानगर मजिस्ट्रेट, जैसे कि महानगर से अन्यथा अन्य सभी जगह आप देखते होंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन महानगर क्षेत्र जैसे हो गया आपके बड़े महानगर हो गए वहाँ पर महानगर क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग द्वारा यह इसका विचारण किया जाएगा। न्यायालय अपराध का संज्ञान स्वयं ले सकता है या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ले सकता है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जो लोग कोर्ट जाते होंगे प्रैक्टिस करते होंगे उनको पता होगा कि 498 या 304B के लिए FIR भी दर्ज होती हैं और उसके लिए डायरेक्ट परिवाद भी दाखिल किया जाता है। इसका जो रिपोर्ट है या जिसकी शिकायत है, व्यथित व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसा अपराध किया जा रहा है वो व्यथित व्यक्ति खुद कर सकता है या उसके परिजन, माता पिता या कोई जो भी हैं परिजन के परिवार के आधार पर किया जा सकता है। किसी मान्यता प्राप्त संगठन के परिवार, जैसे कोई NGO हो या कोई अन्य संस्थान हो गया, तो वे व्यक्ति भी उस व्यक्ति की तरफ से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आगे देखते हैं महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह विधिपूर्ण होगा। वे मतलब कहने का तात्पर्य है कि उनकी वे समस्त शक्तियाँ होंगी और वे प्राधिकृत कोई भी दंडादेश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकते हैं, जो इसमें बताया गया हुआ है। फिर हम आगे आते हैं अगली धारा पे। धारा 8 देखते हैं। धारा 8 बताती है अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानती और अशमनीय होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होंगी मानो वे ऐसे अपराधों का अन्वेषण के प्रयोजन के लिए और निम्नलिखित में से भिन्न विषयों के प्रयोजनों के लिए उस संहिता की धारा 42 में विनिर्दिष्ट विषय और किसी व्यक्ति की वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध हो। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानती और अशमनीय होगा। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो अपराध किया जाएगा वह अपराध सबसे पहले संज्ञेय होगा। संज्ञेय क्या होता है तो इसके बारे में CRPC में बताया गया है कि जहां पे पुलिस अधिकारी बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं। और अजमानती होगा तथा अशमनीय वे अपराध होते हैं जिसमें बीच में पक्षकार आपस में सुलह समझौता नहीं कर सकते। इसके बारे में CRPC की धारा 320 में बताया गया है। इसके अगली धारा पर हम आते हैं 8 का बताते हैं कुछ मामलों में सबूत का भार। तो धारा 3 के अधीन दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए जो व्यक्ति अभियोजित किया जाता है वही साबित करेगा या साबित करने का भार उस आरोपित व्यक्ति पर होगा जिसके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है कि उसने ऐसा अपराध किया। वही साबित करेगा कि उसने अपराध नहीं किया है, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। 8 दहेज प्रतिशत अधिकारी के बारे में बताता है कि राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे और वे क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनकी बाबत वे अपनी अधिकारता और शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन करेंगे। खंड 2 में प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा। सबसे पहले वह देखेगा कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, या दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने का यथासंभव रोकने का प्रयास करेगा। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो ये काम करेगा। इसके अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं। खंड 3 में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना और दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। खंड 4 बताता है कि राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता करने के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकेगी जिसमें उस क्षेत्र से जिसकी बाबत ऐसा दहेज प्रतिषेध अधिकारी उपधारा 1 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है 5 से अधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। धारा 9 भी देख लेते हैं। धारा 9 नियम बनाने की शक्ति बताएगी जिसमें केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के निम्नलिखित
के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, यानी कि प्रारूप और रीति क्या होंगी, उसमें भेंटों की सूची क्या बनाई जाएगी, इन सब के बारे में केंद्रीय सरकार नियम बना सकता है। धारा 10 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति बताई कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। विशिष्टता पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों की निम्नलिखित सभी यकीनी विषयों के लिए उपबंध किया जाता है, अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा 8 खा के उपधारा 2 के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य, वे परिसीमाएं और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी धारा 8 खा की उपधारा 3 के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए। इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो धारा 9 और 10 में नियम बनाने की शक्ति में क्या अंतर है, एक लाइन में समझ लेते हैं। केंद्र सरकार इस अधिनियम को अच्छे से लागू करने के लिए, इसका समन्वय बनाने के लिए, दहेज सूची का निर्धारण करने के लिए नियम बनाने की शक्ति बताई गई धारा 9 में, जबकि धारा 10 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार धारा 8 खा जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कृत्यों के बारे में ही नियम बनाएगी। इस तरह से दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 कंप्लीट हो गई। टोटल इसमें 10 धाराएं थी और इस तरह दहेज प्रतिषेध अधिनियम समाप्त होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला केस देखते हैं, हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर। इस वाद में निर्धारित किया गया कि जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। दूसरा देखते हैं, विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जहां पत्नी असामान्य परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्ष के भीतर मर गई है, तंग किए जाने एवं क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु के पूर्व बयान दिया था, वहां अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि मान्य होगी। अगला देखते हैं, शांति बनाम स्टेट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि दहेज मृत्यु के लिए निम्न तथ्य आवश्यक है, यानी कि दहेज मृत्यु साबित होने के लिए निम्न तथ्यों को साबित होना आवश्यक है। कौन कौन से तथ्य हम देख लेते हैं। पहला बताएगा कि सबसे पहले मृत्यु एक विवाहित महिला की होनी चाहिए। दूसरा है मृत्यु सामान्य कारण से भिन्न कारण से होनी चाहिए। सामान्य कारण से मतलब सामान्य कारण से भिन्न कारण से तात्पर्य हुआ कि जैसे एक सामान्य मृत्यु होती है, सामान्य जैसे कोई व्यक्ति जल गया या कुछ ऐसी असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु होनी चाहिए। ऐसी मृत्यु महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। ऐसी महिला के साथ पति या उसके पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता की गई हो। ऐसी क्रूरता दहेज मांगने के संबंध में की गई हो। अगर ये सारी बातें आती हैं तभी वो ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु की श्रेणी में आएगी। इस तरह से हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी पूरा कर लिया है। अगली वीडियो में हम एक नई विधि के साथ आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।